दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सूचना का अधिकार पढ़ेंगे और शायद दो चार टॉपिक ऐसे हैं इस यूनिट में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप समझिए इससे अत्यधिक मात्रा में प्रश्न बन सकते हैं। तो इन दो चार टॉपिकों को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी टॉपिक पर या किसी भी यूनिट पे सतही ज्ञान आप तो ले लेंगे, लेकिन जब भी एमपीपीएससी एग्जाम में पूछता है तो आपको अच्छे से पता होता है, कुछ फैक्ट जरूर पूछता है, लेकिन शायद जब सिलेक्शन का अंतर होता है वो 10-5 क्वेश्चन ही होता है। और जब तक आप एक डीप ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक आप बेहतर ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक हमें नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन एक निश्चित रूप से विश्वसनीय रूप से आप कह पाएंगे कि हाँ, हमारा सिलेक्शन बिल्कुल होगा। तो हमारा तात्पर्य केवल ये है कि जब भी आप कुछ भी करें, बहुत डीप ज्ञान करें, कहीं से भी पढ़ें, आप बिल्कुल करें, चाहे किसी भी किताब से पढ़ें, किसी भी यूट्यूब से पढ़ें, कहीं से पढ़ें, बस केवल सतही ज्ञान मत लें। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब सिलेक्शन हमेशा जब भी किसी का रुकता है या होता है, हमेशा दो चार क्वेश्चन को लेकर ही होता है। वही आपका सिलेक्शन दिलाता है, वही आपका सिलेक्शन रुकवाता है। और ऊपर से उन एग्जाम में ज्यादा प्रेशर होता है जिसमें आपने देखा होगा माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग क्या होता है? दो चार प्रश्न ऐसे होते हैं, डर के कारण छात्र लगाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। बहुत से बड़े प्रश्न दिए आ गए कि कथन, कारण या स्टेटमेंट, 4 या 5 कथन आ गए और आपको बताना है कि इसमें ये सही है या गलत है, या कितने सही हैं कितने गलत है। तो सामान्य स्थितियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक आप उसको अंदर से या बेहतर तरीके से नहीं पढ़ें। तो हमारा केवल मतलब ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत सार गर्भित पढ़ने के साथ साथ उस पर डीप जरूर ध्यान दें आप। क्यों? क्योंकि वो आपको हमने बताया कारण क्या है। और हाँ, जितने जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, आप ये समझिए कि हर एक टॉपिक में आपको बेहतर और बहुत अंदर का ज्ञान आपको बिल्कुल मिलेगा। और बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो जिन्होंने क्लासेस में अंदर बहुत अंदर तक पढ़ाया है। लेकिन हम आपसे केवल कह रहे हैं कि इस ऊपर जो सतही ज्ञान है उसके अलावा भी आप लोग अंदर से पढ़ें, जिससे आपके सिलेक्शन में पूरी तरह संभावना हो सके। देखिए, पोस्ट कम है, लोग भी कम है, और साथ में आप ये समझिए कि लोग जो पढ़ रहे हैं वो केवल यहाँ से नोट्स ले लें, हम वहाँ से नोट्स ले लें, हम ये कर लें। देखिए, केवल उस नोट्स लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वही इंपॉर्टेंट है जो बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो हम तो बस इतना कहेंगे कि यदि आपको ठीक लगता है तो आप बिल्कुल वीडियोस देखिए, और इसमें आपको 95% पूरा कवर हो जाएगा वो टॉपिक। और उससे कोई प्रश्न आएगा तो हमें नहीं लगता कि 99% एक भी क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से छूटेगा। यदि एक यूनिट पूरी हो गई है तो उस यूनिट से नहीं छूटेगा, और यदि पूरा पूरा आपका एक कवर हो गया है पूरा सिलेबस, तो सिलेबस से भी 95% प्लस रहेगा। अब ये अलग बात है कि कुछ दिमाग में नहीं है, भूल जाए, या 2-4% ऐसा होता है कि भाई एमपीपीएससी है, कुछ भी दे सकता है वो। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए कि किसी भी कारण से वह आपका सिलेक्शन ना रुके। पूरा प्रयास, 100% आप प्रयास करके रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं सूचना का अधिकार। देखिए, जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आज जिसे आरटीआई कहते हैं, आप लोगों ने बहुत, शायद हो सकता है किसी ने व्यवहारिक तौर पे भी इसके विषय में जाना हो, या कभी सुना हो कि किसी ने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके इसके बारे में जानकारी की, उसके बारे में जानकारी की, इस डिपार्ट मतलब कहीं ना कहीं पेपर या तो न्यूज़, जो आपका टीवी वगैरह में, या फिर किसी के माध्यम से कहीं ना कहीं सुन के रखा ही होगा आरटीआई। और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बकायदे पढ़ा भी होगा कि सूचना का अधिकार है क्या, कब लागू हुआ, तो छोटी सी जानकारी उनके पास होगी। तो हम आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये आरटीआई है क्या, इससे क्या क्या होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और इसमें प्रगति कैसे हुई, और भारत में ये कैसे आया, और भारत में क्या कानून है,
उस कानून के आधार पर उसके प्रथम, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये सब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो संभवतः सभी टॉपिक में आरटीआई जितने भी सभी एंगल पे हम लोग चर्चा करेंगे, और सभी एंगल के आधार पर आप एक शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सूचना का अधिकार, इसका जो अर्थ होता है लोगों तक सरकारी सूचना की पहुंच। इसका सीधा सा अर्थ है लोगों तक सरकारी सूचना की पहुंच। ये भी बहुत अच्छा और घुमावदार प्रश्न बन सकता है कि सूचना का अधिकार अर्थ का तात्पर्य क्या है। तो चार ऑप्शन दे देगा आपको, चार ऑप्शन में हो सकता हो घर की सूचना, बाहर की सूचना, या कुछ भी ऐसे विकल्प दे देगा जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो आप समझिए उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा लोगों तक सरकारी सूचना की पहुंच। इसका सीधा और बिल्कुल सटीक आंसर होगा। सूचना क्या है? इससे आशय यह है कि नागरिकों तथा गैर सरकारी संगठनों की सरकारी कार्यों, निर्णयों और उसके निष्पादनों से संबंधित फाइलों, दस्तावेजों तथा औचित्यपूर्ण स्वतंत्र पहुंच होनी चाहिए। अर्थात कोई भी सरकारी संगठन होगा या गैर सरकारी संगठन होगा, जो भी सार्वजनिक कार्य कर रहा हो, जो भी व्यक्तिगत कार्य की बात नहीं है इसमें, सार्वजनिक मतलब सरकार के द्वारा कोई भी कार्य जनता के लिए किया जा रहा हो, या किसी भी संस्था के द्वारा सार्वजनिक हित में कोई भी कार्य किया जा रहा हो, या उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध जनता के हित से है, उन संस्थाओं के कार्यालय, उनके दस्तावेजों तक पहुंच आप व्यक्तिगत रूप से यदि नहीं बना पाते हैं तो इस माध्यम से आप उसको बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि सरकारी कार्यकलापों में खुलापन और पारदर्शिता हो। यह लोक प्रशासन में गोपनीयता के विपरीत है। जनरली क्या है, गोपनीयता होगी, हम नहीं बताएंगे क्या हो रहा है इस फाइल में, क्या है, कितने पैसे लगे हैं, कौन काम कर रहा है, इस विषय में जनरली सरकार या सरकारी कार्यालय जनरली आपको नहीं बताते हैं। क्यों? उनके बहुत से कारण हो सकते हैं कि भ्रष्टाचार हो सकता है, गोपनीयता हो सकती है, जो भी हो सकता है, उस आधार पर सूचना नहीं मिलती है। एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि कार्यपालिका के विशेष अधिकार के संगठन के रूप में गोपनीयता या सूचना अधिकार के माध्यम से पारदर्शिता, प्रशासन के प्रतिमान रूप में इनमें से किसको अपनाया जाए, दोनों सार्वजनिक हित का तर्क देते हैं। इनमें से कौन है जो वास्तव में जनता का हित करता है, या क्या इनमें समन्वय किया जा सकता है। उनका कहने का मतलब ये है कि क्या ये जो विशेषाधिकार है क्या सही है उनके हिसाब से, एक उनका खुद का विचार था। अब देखिए 1992 में जो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, अर्थ भी बता रहे हैं, और कैसे कैसे पनपा उसके विषय में बता रहे हैं। 1992 में विश्व बैंक ने प्रशासन और विकास नामक एक दस्तावेज जारी किया था। इसमें प्रशासन के 7 पहलुओं या तत्वों का उल्लेख किया गया था, जिसमें से एक पारदर्शिता और सूचना भी था। मतलब एक दस्तावेज किया, उस दस्तावेज में एक विशेष तौर पे इस टॉपिक पर भी उन्होंने चर्चा की। अब आगे क्या है इसमें, अब यदि हम बोले कि क्यों आवश्यक है ये सूचना का अधिकार, आवश्यक एक्चुअली है क्या, तो हम लोग ये पाएंगे क्या है। देखिए सूचना का अधिकार निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। क्या आवश्यक है? यह प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाता है। अधिक उत्तरदायी मतलब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो कार्य किया है वो जनता आपसे पूछेगी, तो जनता के प्रति ये जवाबदेह हों, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं कल्याणकारी कार्यक्रम है ये जनता के प्रति होते हैं। तो जिसके प्रति होंगे तो उसके जवाबदेही तो होगी ना, कि उसकी इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहती है जनता। तो इस विषय में जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा क्या है, प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम करता है। किसी कार्यालय में जनता की पहुंच क्या होती है, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं होती है। कुछ कार्यालयों में बाहर से ही उनको ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार से जानकारी नहीं दी जाती है। तो यह इस कार्य से प्रशासन और जनता के बीच क्या होता है, दूरी कम होती है। यह जनता को प्रशासनिक निर्णय निर्माण से अवगत कराता है। मतलब इससे कोई
भी चीज सरकारी प्रयास हो रहे हैं, मतलब सरकारी कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के आधार पर जनता को पता करना है, तो इस आरटीआई के एक्ट के तहत या आरटीआई की सुविधा के तहत वो पूरी जानकारी कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, कितनी लागत लगी है, कहाँ होगा, कब लगेगा, कब पूरा होगा, मतलब जो भी जानकारी है वो इससे प्राप्त कर सकते हैं। यह लोक सेवकों द्वारा जनता तक उत्पादों और सेवाओं को बेहतर ढंग से पहुंचाने में मदद करता है। जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी लोक सेवकों के उत्पाद हैं, जितने भी मतलब प्रोग्राम चल रहे हों, उनकी योजनाएं चल रही हों, या देखेंगे आप तो बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हों, उन सब तक पहुंच जो होती है, उस पहुंच में क्या होती है, बेहतर तरीके से पहुंचाने में ये हेल्प करता है। क्यों? कि जब हमें पता चल जाएगा कि ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये जनता जान जाएगी, तो हम बेहतर काम करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी छवि धूमिल ना हो। ये प्रशासन ऐसा बोलता है। ये प्रशासन की बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सकारात्मक आलोचना को आसान बनाता है। मतलब आलोचना कब होगी? जब आप कोई काम करेंगे या उसमें कोई कमी होगी, उस कमी के आधार पर आलोचना की जाएगी, जिससे उस आलोचना के पहले ही क्या करता है प्रशासन, प्रयास करेगा कि आलोचना ही नहीं हो, कोई उंगली ही ना उठा सके, इसलिए बेहतर काम करेंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट है। यह प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाता है। ये कहीं देखो, आपने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ा होगा, पीपल्स पार्ट जो पार्टिसिपेशन देखा होगा आपने, जन भागीदारी। तो जन भागीदारी का भी एक पार्ट है कि प्रशासन में लोग कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दे सके या एक भाग बन सके। प्रशासनिक निर्णय निर्माण में स्वेच्छाचारिता को हतोत्साहित करके जनहित में प्रोत्साहित करता है। मतलब प्रशासन कोई भी कार्य करेगा और वो क्या करे, स्वेच्छाचारिता मतलब क्या होता है, हम जो करेंगे करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता या जान नहीं सकता। इसको, इस भाव को कम किया जाता है किसमें, आरटीआई के तहत। फिर नेक्स्ट क्या है, यह लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार के अवसरों को घटाता है। जब जानकारी सार्वजनिक होगी तो कोई भी क्या चाहेगा कि सार्वजनिक जानकारी हो, हमारी समस्या या हमारे जो कार्य में भ्रष्टाचार या जो अधिक लागत है या किसी प्रकार से हमने फायदा कमाया है, वो जनता की जानकारी में आए। तो पहली बात तो वो ऐसा काम करेंगे नहीं किसी भी तरीके से, और इस आधार पर नहीं करेंगे, क्या है, भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि जनता जान जाएगी। प्रशासन में खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर यह जनतंत्र को विचारधारा को आगे बढ़ाता है। यह प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, और यह लोक सेवकों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के अवसरों को कम करता है। देखिए ये जितने पॉइंट्स है ना, एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकता है कि आरटीआई किन कारणों से आवश्यक है। इतने सारे कारण रहेगा और एक दो कारण वो क्या है, बिल्कुल फालतू की डाल देंगे। और इसमें जब आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, देखिए जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं हाँ हाँ हमको फैक्ट फैक्ट मिल जाए, हम पढ़ लेते हैं, बस हो गया, कब बना, क्या डेट है, कौन सा हेड, बस। लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बात आती है, जब ये समझ में आता है कि वास्तव में वो चीजें है क्या, वो अंदर क्या बोल रहा है, उसका मतलब मेन विचार क्या है, उसका भाव क्या है, जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे, इस तरह के जो बड़े जो प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। और खासकर तब जब माइनस मार्किंग होती है। आप एक बार तुक्का लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, जब आपकी माइनस मार्किंग नहीं होगी, लेकिन ऐसे में तो बहुत मुश्किल है, इसलिए सभी पहलुओं को बहुत ध्यान से पढ़िए आप। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यदि भूमंडलीय परिदृश्य मतलब पूरे विश्व में क्या क्या हुआ, अब इतिहास कैसे हुआ, इसके विषय हम लोग जानकारी देखेंगे। स्वीडन पहला ऐसा देश है जिसने सूचना के अधिकार को लागू किया। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान कर लीजिएगा। स्वीडन में यह अधिकार प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर 1766 1766 में नागरिकों को सौंपा गया। इस देश में सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच एक अधिकार है तथा गैर पहुंच एक अपवाद है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहला देश कौन सा है, स्वीडन। कब, 1766। स्वीडन स्वीडन के बाद स्कैंडिनेवियन देश में फिनलैंड,
ने भी काफी समय बाद 1991 में सूचना का अधिकार को उपलब्ध कराने का कानून बनाया। 1970 में डेनमार्क और नॉर्वे ने भी इस प्रकार के कानून को बनाया। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 1966 के द्वारा नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम में 1974 के दो प्रयोजनों में संशोधित किया गया। मतलब स्वीडन सबसे पहले आया, फिर उसके बाद फिनलैंड, या जो भी डेट दी हुई है इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। वहां पर यूएसए में क्या दो चीज बताई गई, एक उन मुक्तियों ऐसे दस्तावेज जिन्हें प्रशासन गोपनीय रख सकता है को सीमित करने, और दूसरा सूचना उपलब्ध न कराने पर जुर्माना लगाने। ठीक है, जुर्माना है ये, जुर्माना लगाने के लिए। क्यों? देखिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स आप भी जानते हैं, किसी भी देश, किसी भी संस्थान है, किसी भी ऐसे जहां पर वो अति गोपनीय है और यदि वो बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो सकता है। इस आधार पर कुछ जो उनकी फ्रीडम है उस फ्रीडम को थोड़ा सा कम कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं विदेश विभाग हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया, या इस तरह के ऐसे विभाग होते हैं जिसमें से सभी जानकारी बाहर सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसके लिए भी कानून बनाया। देखिए उसके बाद फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सब 1970 के दशक में इसी प्रकार के कानून बनाए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 1982 में सूचना का अधिकार के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण किया। 1970 में थाईलैंड, आयरलैंड ने भी, और 2000 में बुल्गारिया ने भी संबंधित कानून बनाया। दक्षिण अफ्रीका ने सूचना के अधिकार की गारंटी संविधान में ही निहित है। जो देखो दक्षिण अफ्रीका का जो सूचना का अधिकार है उसकी गारंटी किसमें? संविधान में पहले से लिख दी गई है। मतलब एक संवैधानिक अधिकार है। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है कि इस निम्नलिखित देशों में से किस देश के संविधान में पहले से ही सूचना का अधिकार की गारंटी दर्ज कर दी गई है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस अधिकार को उन 2000 में बनाए गए एक कानून के द्वारा और अधिक मजबूत किया गया है। थोड़ा सा और मजबूत कर दिया गया बाद में उनको, पहले तो डाल ही दिया गया संविधान में और उसके बाद उसको और भी मजबूत कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ब्रिटेन में फुलटन समिति 1966-68 ने लोक प्रशासन में अत्यधिक गोपनीयता को पाया, इसलिए इसके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1911 की जांच हेतु अपनी सिफारिशें की। 1972 में फ्रैंक्स कमेटी ने इस तरह की सिफारिश की, अतः 1988 में इस अधिनियम को संशोधित कर दिया गया। अंत में जनवरी 2005 में ब्रिटेन में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम अस्तित्व में आया। देखिए जो पूरी चीज हमने अभी बताई है आपको ना, इस बात को आप ध्यान नहीं समझिए, केवल आपको पढ़ना है। एक बार पढ़ने से ही बहुत कुछ चीजें, आप यदि किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ते हैं और यदि आयोग घुमाकर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप समझ लीजिए कि यदि आपका पढ़ा एक बार होगा तो एक बार आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि दिमाग में सेट है कि हाँ यार मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं ध्यान दिया है और इस टॉपिक का उत्तर ये हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भारत की स्थिति, पोजीशन इन इंडिया। इसमें ये अब ये तो हो गया वैश्विक। अभी जो हमने इस पेज में पढ़ा, इस पेज में क्या पढ़ा, आरटीआई क्या है, आरटीआई के क्या क्या लाभ हैं, या आरटीआई की क्या आवश्यकताएं हैं, ये चीज पढ़ ली। आरटीआई कब सबसे पहले प्रारंभ हुआ, कहाँ प्रारंभ हुआ, किस सन में हुआ, कैसे कैसे इसका पूरे विश्व में कैसे कैसे विकास हुआ। अब हम पहुंचते हैं अपने भारत में कि भारत में क्या स्थिति आई। ठीक है, भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जो नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता हो, परंतु 1975 में सर्वोच्च न्यायालय यह कहता रहा है, क्या है कहता रहा है, 1975 में सर्वोच्च न्यायालय यह कहता रहा है कि सूचना का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है।
जिसकी गारंटी भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1) और ए के में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कमेंट्स किया था 1975 में कि जो भी भाषण और अभिव्यक्ति होती है उसी के आधार पर सूचना का अधिकार भी एक अधिकार है। भारत में अनुच्छेद 19 की धारा 1 की उपधारा के 1 के अंतर्गत देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें बोलने का अधिकार दिया गया है। आपने ध्यान दिया होगा, इसमें बोलने का अधिकार दिया गया है। तो इसके आधार पर ही कहा था, लेकिन वो चीज बहुत आगे नहीं आई। भारत में कुछ चीजें कैसे होती हैं, भारत में सरकारी सूचना को जनता के सामने सार्वजनिक करने पर विभिन्न कानून, नियम, प्रतिबंध लगाते हैं और इस प्रकार प्रशासन में गोपनीयता की हिमायत करते हैं। मतलब कुछ ऐसे कानून बने हैं जो सूचना के अधिकार के जस्ट विपरीत हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा है कि इसमें इस कारण से हम सूचना नहीं दे सकते। कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहला तो ये है सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923। इसके आधार पर यदि कोई पूछने, पहले के समय में यदि कोई पूछने आता था कि इसके विषय में हमको जानकारी दीजिए तो बोले ये याद एक्ट है, इस एक्ट के तहत हम आपको गोपनीयता की जानकारी नहीं दे सकते हैं। दूसरा क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसके तहत भी जांच आयोग अधिनियम 1952, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1954, केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम 1955, रेलवे सेवा आचरण नियम 1956। ये बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो गोपनीयता को बरकरार रखते थे और इसके आधार पर देना मुश्किल था। लेकिन थोड़ा सा विकास हुआ भारत में और 5वें वेतन आयोग 1994 और 97 के मध्य बना था। इन्होंने सिफारिश की थी कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम को समाप्त कर देना चाहिए और सूचना का अधिकार अधिनियम को लाना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ। प्रश्न पूछ लेगा ऐसे किस वेतन आयोग और कौन सा वेतन आयोग है जिसने आरटीआई एक्ट के लाने की सिफारिश की थी। आपके सामने फैक्ट है, कौन सा है ये, 5वें वेतन आयोग ने। किसने है, फिफ्थ जो है आपका जो 5वां वेतन आयोग है उन्होंने ये सिफारिश की थी। ठीक है, कि ऐसा किया जाए कि भैया ऐसा करो, गोपनीयता अधिनियम को समाप्त कर दो और सूचना का अधिकार को लाओ। काफी जद्दोजहद हुआ, बहुत प्रयास हुआ, आगे प्रयास होते होते थोड़ी सी व्यवस्था सरकार ने बनाई, प्रयास किया और 2005 में संसद ने आरटीआई एक्ट पारित कर दिया। तो ये क्या हुआ, आरटीआई एक्ट कहेंगे हम इसको 2005, क्या कहेंगे इसको, 2005 कहेंगे इसको। इसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे। प्रावधान क्या क्या है, प्रत्येक नागरिक को यह सरकारी अधिकारियों के अधीन ऐसी सूचना को हासिल करने की स्वतंत्रता देता है जो जनहित से मेल खाती है। मतलब जो हमने आपको शुरू में बताया था कि जो कल्याणकारी कार्यक्रम है जो जनता के लिए है, उन जनता के हितों से यदि मेल खाती है तो उसको क्या करेंगे, हासिल करने की यह स्वतंत्रता ये एक्ट देता है। नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करके इसका लक्ष्य प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना है। इसका क्या लक्ष्य है, खुलापन भी लाना है, पारदर्शिता भी लाना है, उत्तरदायित्व भी लाना है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है इसमें, देखिए हम एक सामान्य फैक्ट के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, वो तो आपको पता ही है कि आप इसका ईयर आएगा, इसका एक्ट आएगा, वो पता है। जैसे ये पूछ लेगा विभिन्न प्रावधानों में क्या क्या शामिल है, आरटीआई एक्ट के विभिन्न प्रावधानों में निम्नलिखित चीजें शामिल है या इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, खुलेपन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करता है, ये भी एक फैक्ट हो सकता है। तीसरा क्या है, यह नागरिकों को अधिकार देता है कि वे विभिन्न योजनाओं, उनके कार्यान्वयन की अवस्था, अन्य संबंधित विवरण के बारे में सरकारी तंत्र से जानकारी हासिल करे।
यह अधिकार देता है कि जब विभिन्न योजनाएं हो गए उनका इम्प्लीमेंट हो गया या इसी तरह की बहुत सारी जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। नागरिकों के प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए एक अधिकारी की घोषणा करता है। मतलब एक आपने देखा होगा, यदि आप कभी भी किसी सरकारी कार्यालय में या जानकारी कभी होगी, हर एक कार्यालय में एक अधिकारी को आरटीआई अधिकारी नियुक्त किया जाता है। सूचना प्रदाता अधिकारी कह सकते हैं आप उसको। हर जगह मिलेगा, किसी भी कॉलेज में, किसी भी संस्थान में आपको एक सार्वजनिक संस्थान में एक व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा जिनको प्रभार दिया जाता है, जिसका दर्जा उप जिलाधिकारी से कम ना हो। मतलब ये तो एक जिले की बात हो गई। जिले के अलावा हर एक जगह पे एक अधिकारी आपको मौजूद मिलेगा, वो उसको प्रभार रहेगा कि वो आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी दे। इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति कार्यक्रम अधिकारी को एक निर्दिष्ट प्रपत्र पर या निर्दिष्ट प्रपत्र भरकर देगा, जिसमें वह सूचना एकत्र करने का कारण लिखकर देगा या देगी। ठीक है। यह आशा की गई कि सरकार नागरिकों से प्रार्थना पत्र लेने के 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करा देगी। 30 दिवस के भीतर, इस बात को ध्यान रखिए कि अच्छा फैक्ट है। 30 कितने दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है? 30 दिन के अंदर। यह प्रत्येक सरकारी अधिकारी को बाध्य करता है कि वह सूचना उपलब्ध कराए, विधिवत सूचीकृत, अनुक्रमित तथा प्रकाशित कार्यवाही संबंधी आवश्यकता के अनुकूल सारे अभिलेख बनाए रखे। मतलब इसी के आधार पर वो अपने चीजों को व्यवस्थित करेगा। यह जो एक्ट है यह घोषित करता है कि निम्नलिखित प्रवर्गों को सूचना प्रकट नहीं किया जा सकता। देखिए, यह सूचना जो यदि होगी, भारत की प्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो जिस सूचना से, वो भी सूचना नहीं दी जा सकती। मंत्रिमंडल के कागज से संबंधित, मतलब कोई एक्ट बनने वाला है, विधायक कुछ भी है, इससे संबंधित कुछ का वो भी नहीं मिलेगा आपको। अनुशंसाओं और पत्र व्यवहार वाले आंतरिक कार्य संचालन संबंधी कागजात जो होंगे वह भी इसमें नहीं दिए जा सकते। ये सब इसलिए कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी भविष्य में दिक्कत ना हो जो राष्ट्र के लिए आंतरिक या बाह्य सभी मामलों में एक प्रॉब्लम खड़ी कर सके। तो इसलिए उसको इसको दिया ही नहीं जाएगा। क्या है? एक सूचना और है, जिस सूचना से संसद या राज्य विधायिका के विशेषाधिकार का हनन होता है वो भी नहीं दी जाएगी। वह सूचना जिससे केंद्र और राज्य के परस्पर संबंध प्रभावित होते हैं वह भी नहीं दी जाएगी। वह सूचना जो सरकारी अधिकारियों के प्रबंधन और कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है उसको भी एक आरटीआई कार्य जो भी कार्यकर्ता या लेने वाला वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। व्यापारिक या वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंधित सूचना यह भी नहीं मिलेगी। वह सूचना जिससे सार्वजनिक सुरक्षा तथा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ये भी नहीं मिलेगी। इन सूचनाओं को सरकार ने अलग रखा है क्योंकि यह कहीं ना कहीं राष्ट्र के आंतरिक और बाह्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं किसी प्रकार जानकारी के आधार पर। तो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न यही बनेगा कि कौन कौन सी सूचनाएं सरकार नहीं दे सकती हैं, निम्न में से आप छांटिए। तो आपको पता, जब अच्छे से पता हुआ कौन कौन सूचनाएं हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से कंफर्म कर सकते कि हाँ ये है और ये नहीं है, तब आप उसको उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, यशवर्धन कुमार सिन्हा देश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं और वजाहत हबीबुल्लाह देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे। यह दोनों फैक्ट हैं, ये फैक्ट भी आ सकते हैं। आरटीआई जो एक्ट है, जो आरटीआई एक्ट है, (2005) ये आपका कंप्लीट लगभग हो गया है। अब देखिए,
सही मायनों पे आप ये बोले कि लगभग 95 क्यों कहते हैं हम? 95 हम इसलिए कहते हैं 95 क्योंकि आरटीआई एक्ट का पूरी एक बहुत मोटी किताब ही है, एक वेयर एक्ट है। यदि उस पूरे वेयर एक्ट को ही यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हम इसमें पारंगत हो जाएंगे और एक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें इतनी जानकारी नहीं लेनी है। हाँ, हमें सतही ज्ञान से थोड़ा डीप में जाना है क्योंकि एक पीएससी का एग्जाम है, लेकिन इतना भी नहीं जाना है कि हम उसके विषय 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 विशेषज्ञ बन जाएं। तो इस आधार पे 95% हम इसीलिए कहते हैं कि 95% पूरा हमने आपको बता दिया है। और यदि आयोग चाह लेगा कि आपसे नहीं बने तो वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आयोग ये चाहेगा कि हाँ इसने केवल डेट और एक्ट के ईयर के अलावा कुछ और पढ़ा है, तो हम जान जाएं क्या सही में इसने इस एक्ट जो आरटीआई एक्ट है इसको अच्छे से पढ़ा है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। यदि सब कुछ उसको समझ में आ रहा है तो उस स्थिति में वो क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा जिससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपको पता होना चाहिए। और आरटीआई के बारे में एक सामान्य व्यक्ति को भी होना चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को भी कभी आवश्यकता होगी तो वो जानकारी प्राप्त कर सकता है आरटीआई एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये आपका आरटीआई एक्ट पूरा हो गया है। अब देखिए एक चीज आपसे बोलना चाहते हैं कि यदि आपको ऑनलाइन क्लास करनी है या कुछ भी आपको लगता है तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं इसी के माध्यम से। और इसमें आप लोग अपने डाउट्स है या चीजें हैं या आपको एक एक वर्चुअल क्लास मतलब एक क्लास के अनुभव के रूप में ही आप इसमें जुड़कर देख सकते हैं, जान सकते हैं। और जानकर क्या कर सकते हैं आप इसमें कि अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्लास क्यों जरूरी है? जनरली क्या है, हाँ हमने नोट्स पढ़ लिए हैं, हमने समझ लिया है, सब कुछ कर लिया है क्लियर, हम नोट्स के अलावा क्लास क्यों लें? एक सामान्य चीज है। देखिए कारण क्या है, आप भी अच्छे से जानते हैं कि जब हम क्लास कर रहे होते हैं तो क्लास में पूरा ध्यान 1 घंटा हम क्लास में दे रहे होते हैं, एक रेगुलरिटी बनी होती है। और रेगुलरिटी के साथ साथ हमारे मन में कोई डाउट्स आते हैं, उस डाउट्स को भी हम पूछ सकते हैं। और हो सकता है मन में डाउट्स आए आप ना पूछ पाओ, कोई दूसरा पूछ ले तो आपके वो भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। क्लास करने से ये फायदे हैं, एक बहुत नाम मात्र शुल्क में आपको पूरी सेकेंड यूनिट के ई नोट्स मिलेंगे और साथ में आपको पूरे सेकेंड यूनिट बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं, बात हमारे क्लास की नहीं, आप कहीं भी क्लास कीजिए, क्लास करने से आप भी जानते हैं कि एक जो माहौल होता है पढ़ाई का वो बहुत बेहतर होता है। तो एक बैच चल रहा है, एक नया बैच स्टार्ट करना है। यदि आप लोगों को लगता है तो आप लोग बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी यदि डाउट होगा वो हम क्लियर कर पाएंगे आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।